नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की खबर के साथ, कोलकाता के साथ। कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से बड़ी बरामदगी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर कैश मिला है। बड़ी मात्रा में ये कैश मिला है और उसके बाद बैंक अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया है ताकि वो गिनने में मदद कर सकें। साथ ही कुछ और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी यहां से मिले हैं। ईडी को अलमारियों से कैश मिला है। बैंक अधिकारियों को नोट गिनने की मशीन के साथ मौके पर बुलाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर में भी ये लॉकर तोड़कर ईडी की टीमें घुसी हैं और वहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में एक बार फिर से कैश मिला है। जैसा पहले उनके घर में मिला था, ऐसे ही अब भी इनके घर में कैश मिला है, अर्पिता मुखर्जी के घर में। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये बताइए कि ये जो बरामदगी हुई है, ये जो बड़ा एक जखीरा कहा जाए पैसों का मिला है, ये अर्पिता मुखर्जी की निशानदेही पर ही मिला है या फिर ईडी ने अपनी तरफ से अपने दूसरे सोर्सेज से ये पता लगा कार्रवाई की है? क्योंकि अगर अर्पिता मुखर्जी ने ये बताया है तो संभव है कि वो सरकारी गवाह इस मामले में बन सकती हैं। क्या डिटेल्स हैं इस मामले में? देखिए शरद, जो पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं पार्थ चटर्जी और उनकी जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, दोनों ही ईडी की रिमांड पर हैं और उनसे लगातार ईडी की टीमें पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ के बाद ही ये जानकारी मिली है कि अर्पिता मुखर्जी का एक और फ्लैट है कोलकाता में, जहां पर बड़े पैमाने पर कैश रखा हुआ है। लेकिन जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची तो उस फ्लैट था उसके दरवाजे लॉक थे। इसके बाद ईडी ने लॉक तोड़े हैं और लॉक तोड़कर ईडी की टीम अंदर गई, जहां पर उसे कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर कैश मिला है। इतना ज्यादा कैश मिला है कि इस जो नोट मिले हैं उन नोटों को गिनने के लिए बैंक के अधिकारी बुलाए गए हैं। साथ में जो नोट काउंटिंग मशीन्स हैं उनको भी मंगवाया गया है ताकि नोटों की गिनती जल्दी से हो पाए। अर्पिता मुखर्जी वही हैं जिनके यहां से जो पिछली रेड हुई थी उनके यहां से 21.90 करोड़ रुपए मिले थे। साथ में 20 मोबाइल फोन मिले थे और ये बात सामने आई थी कि ये सारा जो पैसा है वो शिक्षा भर्ती घोटाले का पैसा है। अर्पिता मुखर्जी ने ईडी की पूछताछ में कहा कि पार्थ चटर्जी उनके घरों को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन पैसा लेकर वो खुद नहीं आते थे, उनके लोग आते थे। और ये पैसा न सिर्फ शिक्षा भर्ती घोटाले का है बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा है जो पश्चिम बंगाल में होती है। इसके अलावा कुछ और कामों का ये पैसा है और इस पैसे को जो पार्थ चटर्जी के लोग हैं वो उनके घर पर लेकर आए थे और उनके घर को और उनकी एक सहयोगी है, इन दोनों के घरों को उन्होंने मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल किया था। तो ईडी को बड़े पैमाने पर जो कैश वगैरह है, डिजिटल एविडेंस है या फिर हम कहें कि विदेशी करेंसी है, इसके अलावा दस्तावेज हैं, ये बड़ी मात्रा में बरामद हो रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़े हुए हैं। तो ईडी को एक और बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। हालांकि ये कितना कैश है ये साफ नहीं है, इसकी गिनती होगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि मुकेश बता रहे उसके हिसाब से आने वाले समय में और भी छापेमारी और कैश बरामदगी की तस्वीरें आपके सामने आ सकती हैं। बढ़ते हैं आगे, खबर गुजरात से, जहां जहरीली शराब पीने का जो मामला था उसमें मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक इस मामले में कुल 40 मौतें हो चुकी हैं और 60 से ज्यादा लोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि ये जहरीली शराब का मामला नहीं है बल्कि केमिकल पीने का मामला है और इस मामले में जांच चल रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि और भी क्या इसमें लोग बीमार हैं। घर घर जाके पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस साफ कह रही है कि ये जो हुज ट्रेजेडी है ये इसे इस तौर पर ना देख के इसे केमिकल ट्रेजेडी के तौर पर देखा जाए और इस मामले में 2 और लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। और गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और ऐसा करके उन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, क्योंकि गुजरात में बीजेपी ही शासन में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, यानी कि यहाँ पर शराब बंदी है, शराब यहाँ नहीं मिलती है। तो उसके बाद यहाँ पर शराब कैसे मिल रही है? जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का यह आरोप है
कि इसके लिए जो सरकार है वही जिम्मेदार है और इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार होते हुए वहाँ पर दारूबंदी होते हुए भी इतने लोग मर गए। आज तक काफी टाइम से 300 लोग तो मर चुके हैं, 30-35 लोग अब मर गए, अभी पता भी नहीं है। जिस मॉडल को लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान में राज किया, आज उनकी पोल खुल रही है। उन्हीं के राज्य में जहरीली शराब से पी के लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग लगातार मर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य है। जहाँ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं और उनके ही राज्य के अंदर जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़े, उस राज्य के अंदर जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। ठीक है, हाँ जी। बीजेपी को हिसाब देना पड़ेगा। जो 55 मौतें गुजरात के अंदर जहरीली शराब पीने से हुई है, उनको, पूरे गुजरात को, उनके परिवार को बीजेपी को हिसाब देना पड़ेगा और ये मौत का सौदा करना बीजेपी को बंद करना पड़ेगा। सरकार की नाक के नीचे प्रशासन और सरकार क्या कर रहा है? केंद्र में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार, ये दोगलापन क्यों? आज भाजपा चाहती है कि दिल्ली के अंदर भी अवैध शराब की बिक्री हो। भाजपा चाहती है, भाजपा ने दिल्ली के अंदर जो लीगल शराब की दुकानें थी उनको ईडी, आईटी का नोटिस की धमकी देकर बंद करा रही है उन दुकानों को, ताकि उनके अवैध शराब का धंधा दिल्ली में चलता रहे। आम आदमी पार्टी ये अवैध शराब का धंधा दिल्ली में नहीं चलने देगी। ये बहुत बड़ा सवाल पूरे हिंदुस्तान के लिए है, जहाँ पे 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है। प्रधानमंत्री खुद 15 साल वहाँ मुख्यमंत्री रहे। वहाँ पे हर महीने जहरीली शराब की मौतें कैसे हो रही हैं? यानी कि गुजरात में, जो कि मेरा खुद का भी मानना है, हर गांव के अंदर शराब उपलब्ध है, हर शहर में उपलब्ध है। आपके पास बूटलेगर्स का फ़ोन नंबर है, आप कहिए आपके घर में शराब उपलब्ध है। इसका मतलब बीजेपी की राज्य सरकार के संरक्षण में पूरे गुजरात के अंदर एक गैर कानूनी शराब का नेटवर्क चल रहा है। बढ़ते हैं आगे, खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई है। वो अपनी दुकान को बंद कर लौट रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है, और बाइक सवार हमलावर ने उन पर हमला कर दिया इस धारदार हथियार से, जहां उनकी हत्या हो गई। जांच के लिए पुलिस ने 6 टीमें बनाई हैं। 15 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। बीजेपी नेता की हत्या के बाद से कर्नाटक के कई इलाकों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसकी तस्वीरें लगातार सुबह से बनी हुई हैं चर्चा में। कई इलाकों में जमकर बवाल हुआ, तोड़फोड़ की भी तस्वीरें आई हैं। कई शहरों में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करने में नाकाम है। जबरदस्त हंगामे और विरोध प्रदर्शन के चलते उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई है। और बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू के अंतिम संस्कार में अच्छी खासी संख्या में भीड़ जुटी हुई दिखाई दी। उसमें बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तो थे ही, लेकिन बताने वाली बात यह है कि आम लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी बड़ी संख्या में इस अंतिम संस्कार के समय मौजूद रहे। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, इस हत्या के विरोध में वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष जो हैं नलिन कुमार, उनके कार को उन्होंने घेरा, उससे जस्टिस से उन्होंने नारे लगाए। In Mangalore, yesterday there was an incident where a Yuva Morcha office bearer has been murdered by motorcyclist. Immediately, police have sung into action, and they are trying to identify the culprits. Very soon they will be nabbed. Second thing is, since it's very close to Kerala border, the Karnataka police is in touch with Kerala police. SP of Mangalore has spoken to SP Kasaragod, and DG, I have made my DG to speak to DG Kerala, and very soon all that will be traced, and we will nab them. We have taken this as a very serious matter. At the outset, it looks that it was a very pre-planned attempt, and such similarities were there in other cases. So we are studying the whole thing into entirety.
and then we'll go to the roots of it. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और उसके कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी है। करीब 1,64,000 करोड़ के रिवाइवल पैकेज को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ ये भी तय किया कि जो बॉर्डर है, तो आज कैबिनेट में BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। BSNL के लिए पहला रिवाइवल पैकेज 2019 में हुआ था। आप सब जानते हैं 2019 के रिवाइवल के बाद में BSNL has become a stable organization. After the 2019 revival package, BSNL has become stable entity. करीब 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू अभी है और करीब 18,000 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और फिल्म स्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की बात करते हैं, जो आज अपने एक बयान को लेकर बेहद चर्चा में रहे। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 38 विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। जिस तरह से उनका बयान ये सामने आया, मीडिया लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश करती रही, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है उससे पहले उसका म्यूजिक आता है, फिर ट्रेलर आता है। तो इस वक्त एक म्यूजिक इसका रिलीज हुआ है और कुछ समय में इंतजार करना चाहिए, ट्रेलर भी सामने आएगा। এবার একটাকে ব্রেকিং নিউজ দিচ্ছি, চলুন, বি রেডি ফর ইট। এই মুহূর্তে যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট, বাকিটা আপনি হিসাব করুন। संसद का मॉनसून सत्र फिलहाल विपक्ष के लिए अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलाकर विपक्ष के 24 सांसद संसद से, लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किए जा चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। इस तरह कल से अब तक राज्यसभा के 20 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमको अपना प्रोटेस्ट करना है, सरकार का ध्यान हमारी ओर जाए, इसके लिए ठीक है। मैं मानता हूं कि मैंने कागज फाड़ के फेंका था चेयर की ओर, लेकिन 55 लोगों की मौत एक बड़ा मुद्दा है, कागज फेंकना बड़ा मुद्दा नहीं है। लोकसभा से 4 और राज्यसभा से 20, 24 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। नहीं, देखिए, ये सबको निलंबित कर दें, सदन से पूरा विपक्ष गायब कर दें, तो ये तो इनकी तानाशाही है, क्या कर सकते हैं आप। सरकार क्यों कह रही कि महंगाई नहीं है, वो तर्क दे रही है। और सरकार का तो ये हैबिट ही है कि जैसा ऑस्ट्रिच बर्ड होता है ना, जो अपना माथा जमीन के अंदर घुसा देता है और सोचता है कि उसे देख नहीं पाता है, तो ये सरकार का भी यही सिचुएशन हुआ है कि वो सोच रहा है कि वो जो अपना सर जमीन के अंदर डाल दिया और कोई उसको देख नहीं रहा है। ये महंगाई और जीएसटी का जो ऊपर जो मुद्दा है अभी जो चल रहा है, वो हम सिर्फ डिस्कशन चाहते हैं हाउस में। एज एन ऑपोजिशन वी हैव अ राइट टू अ डिस्कशन, जो ये सरकार बार बार 1 वीक 8 दिन से वो डिनाई कर रहे हैं। और बात करते हैं सोनिया गांधी की, जिनसे आज ईडी ने तीसरे दिन पूछताछ की। करीब 3 घंटे ही आज पूछताछ चली और कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पर उतरी। इसके बाद पुलिस ने मनीष तिवारी, सचिन पायलट, अजय माकन समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के उज्जैन आलोट से सांसद अनिल फिरोजिया के परिवार से संसद भवन में मुलाकात की। फिरोजिया की 5 साल की बच्ची से पीएम मोदी खूब घुल मिलकर मिले। उन्होंने 5 साल की अहाना से पूछा कि क्या वो उन्हें पहचानती हैं। इस पर अहाना ने कहा कि हाँ, आप मोदी जी हैं, आप टीवी पर रोज आते हैं। इस पर पीएम मोदी ने पूछा
कि क्या उसे पता है कि वो क्या करते हैं। इस पर बच्ची ने जवाब दिया कि आप लोकसभा में नौकरी करते हैं। इसके बाद पीएम और सभी लोग खिलखिलाकर हंसे और पीएम ने अहाना को चॉकलेट भी दी। और भाई बात करते हैं बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की, जिनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि एफआईआर हुई है और जो आईटी एक्ट की धारा उनके खिलाफ लगाई गई है उसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है, गैर जमानती है अगर वो दोषी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने न्यूड पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद अश्लीलता फैलाने का उन पर आरोप है। अभिनेता रणवीर सिंह की पोस्ट की हुई उनकी अपनी नग्न तस्वीरें अब उनके गले की हड्डी बन गई हैं। एक एनजीओ श्याम गंगाराम फाउंडेशन की शिकायत पर चेंबूर पुलिस ने रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कला के नाम पर जिस तरह से वो नग्नता को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे थे, और चूंकि उनकी फिल्में बच्चों में ज्यादा उनकी फिल्मों का क्रेज है, बच्चों के हाथ में आज एजुकेशन के लिए मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है, इसके कारण इसका बच्चों पर और हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। इसलिए इसका विरोध करने के लिए हमने एफआईआर की थी। एक राय ये भी है कि इन तस्वीरों में अश्लीलता खोजने की बजाय उसे कला की नजर से देखना चाहिए, लेकिन कानून के जानकारों की माने तो इन तस्वीरों में कहीं भी कला का भाव नहीं बल्कि पैसा कमाने का मकसद ही नजर आता है। आर्ट के फॉर्म के लिए जो स्कल्पचर होना चाहिए या उसको आर्टिस्टिकली बनाया जाना चाहिए, इनके फोटो को कहीं भी आर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया गया था। ये नग्न तस्वीरें हैं, ये कमर्शियल गेन के लिए की गई नग्न तस्वीरें हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे बोरिस बेकर और स्टेफी ग्राफ का मामला भी चला था, जिसमें उन्होंने अवेयरनेस फैलाने के लिए, मेरे ख्याल से क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के अवेयरनेस फैलाने के लिए किसी मैगजीन के लिए शूट किया था। तो उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माना था कि जब आप जिस सोसाइटी में रहते हो और उस सोसाइटी के हिसाब से कुछ करते हो जहां ये नग्नता नहीं मानी जाती और ये कुछ उद्देश्य से होता है, तो फिर उसे शायद क्राइम नहीं मान सकते हम। लेकिन ये केस में क्या हुआ है कि इन्होंने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए अपने नग्न पिक्चर जो है खुद के अकॉर्ड से इसको वायरल किया। चेंबूर पुलिस ने रणवीर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 293, 509 और आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया है। कानून के जानकार ये भी बता रहे हैं कि रणवीर सिंह अगर अदालत में चुनौती दें तो इस मामले पर लगी आईपीसी की धाराएं हट सकती हैं, क्योंकि आईटी एक्ट 2000 की धारा 67A अपने आप में पर्याप्त है और बहुत ही गंभीर धारा है। ये गैर जमानती है और इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान भी है। इस बीच रणवीर सिंह का एक फोटो वीडियो फॉर्मेट में भी वायरल किया गया है। कानून के जानकारों के मुताबिक पहली नजर में ही वो वीडियो उनका फोटो मॉर्फ कर बनाया लग रहा है, जो शायद अपराध की गंभीरता को बढ़ाने के मकसद से बनाया गया है। लेकिन ये भी एक बड़ा अपराध है जिसके खिलाफ अलग से मामला दर्ज कर जांच होनी चाहिए। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।